जय हिंद। आज हम लोग क्लास 5 की साइंस की बुक के चैप्टर 12 जो कि आपका लास्ट चैप्टर है सैल, उसको देखने की कोशिश करेंगे। इसकी प्रोनाउंसिएशन सायल होती है, आप लोग सॉयल नहीं बोलेंगे, सायल। सायल मीन्स मिट्टी या मृदा। सायल मीन्स मिट्टी या मृदा। आज हम लोग इस चैप्टर को देखने की कोशिश करेंगे। लेट्स बिगिन, आइए शुरू करते हैं। टिक द थिंग दैट वुड बी देयर इन सायल। आपको टिक सही का निशान लगाना है। नीचे जो वस्तुएं दी गई हैं अगर वे मिट्टी में हो सकती हैं तो आपको टिक सही का निशान लगाना है, अगर नहीं है हो सकती तो आपको क्रॉस का निशान लगाना है, या आप बॉक्स को खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पहले चित्र में आपको कोई कीड़ा दिख रहा है, तो ज़मीन में मतलब मिट्टी में कीड़े मकोड़े होते हैं। आपने रेंगने वाले कछुओं को देखा होगा मिट्टी में, जो कि मिट्टी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। वो मिट्टी को बहुत उपजाऊ बनाते हैं, इसलिए इनको हम लोग रेंगने वाले कछुओं को हम लोग किसान का मित्र, फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं। तो ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और ये मिट्टी में ही रहते हैं, इसलिए आप इसको टिक कर लेंगे। दूसरे क्षेत्र में आपको कुछ सूखी पत्तियां दिख रही हैं। पेड़ पौधों से पत्तियां गिरकर टूटकर गिर जाती हैं और सूख कर मिट्टी में मिल जाती हैं, तो वे खाद बन जाती हैं। ये भी मिट्टी के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, कृषि के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, तो ये भी मिट्टी में रहती हैं, तो इसलिए आप इसको भी टिक कर लेंगे। तीसरे चित्र में आपको प्लास्टिक और रबर के थैले जैसे कुछ चीज़ दिखाई दे रही है, जो कि मिट्टी में नहीं पाया जाता। ये इंसानों के प्रदूषण के द्वारा मिट्टी में मिल जाता है, जो कि हमारे वातावरण के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। इससे भूमि को बहुत नुकसान होता है, इससे सभी जीव जंतुओं को बहुत नुकसान होता है और इससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। इसलिए आपको जितना कम से कम हो सके प्लास्टिक का उतना कम यूज़ करना चाहिए। तो ये मिट्टी में नहीं पाया जाता, ये इंसानों के द्वारा प्रदूषण फैला दिया जाता है, तो ये मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए आप इसको क्रॉस करेंगे। आखिरी चित्र में आपको पत्थर कंकड़ के कुछ टुकड़े दिख रहे हैं, तो ये मिट्टी में रहते हैं, जो कि हजारों लाखों वर्षों के बाद घिस कर खुद ब खुद मिट्टी बन जाते हैं, तो इसलिए ये मिट्टी में पाए जाते हैं, इसलिए आप इसको भी टिक कर लेंगे, सही का निशान लगा लेंगे। लेट्स लर्न, आइए सीखते हैं। सॉइल इज अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। सॉइल मिट्टी एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। प्रीशियस मीन्स बहुमूल्य या कीमती, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, रिसोर्स मीन्स संसाधन। नेचुरल रिसोर्स हम लोग उन सभी वस्तुओं को कहते हैं जो कि प्रकृति ने हमें पहले से ही देकर रखी हैं और जिनके बारे में हमें बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज है, ज्ञान है कि उन्हें कैसे यूज़ करना है अपने फ़ायदे के लिए, तो उन्हें हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है कि आपको कैसे यूज़ करना है, तो वो नेचुरल रिसोर्स नहीं, तब वो नेचुरल सोर्स कहलाता है। लेकिन जब आपको उसके बारे में अच्छे से जानकारी है कि आपको अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ करना है उसको, तो वो नेचुरल सोर्स, नेचुरल रिसोर्स कहलाने लगता है। जैसे पहले इंसानों को कोयले के बारे में नहीं पता था कि कैसे यूज़ किया जाता है, तो वो केवल नेचुरल सोर्स था। लेकिन आपके आविष्कार हो जाने के बाद इंसानों को उसका ज्ञान हो गया कि इसको हम लोग इससे आग जला सकते हैं, इससे हीट एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, लाइट एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, तो कोयला उसके बाद नेचुरल रिसोर्स हो गया। मतलब अगर आपको किसी सोर्स के बारे में अच्छे से जानकारी है कि आपको उसको कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना है, तो वो नेचुरल रिसोर्स बन जाता है। तो मिट्टी के बारे में हम लोगों को अच्छे से नॉलेज है, हम लोग मिट्टी में खेती करते हैं और मिट्टी पे ही घर बनाते हैं, मिट्टी पे ही रेलवे लाइन और सभी काम किए जाते हैं। तो मिट्टी के बारे में हम लोगों को अच्छे से नॉलेज है, इसलिए सॉइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती या बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है हम मनुष्यों के लिए। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल कॉल्ड ह्यूमस। मिट्टी जो होती है वो मिनरल्स को हिंदी में हम लोग खनिज पदार्थ कहते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब होता है कार्बनिक पदार्थ या जैविक पदार्थ जिसमें जान होती है, या सभी लिविंग बींग्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल कहलाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो उनके भाग, शरीर के भाग मिट्टी में सड़ गल जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, और सभी खनिज पदार्थ वो मिट्टी में ही रहते हैं। तो मिट्टी इन्हीं सब का मिश्रण होती है और जिसको कि हम लोग ह्यूमस मीन्स खाद या धरण।
ढलान हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि मिट्टी सब के ऊपर ही सभी लोग रहते हैं, इसलिए हम लोग उसको ढलान कहते हैं, और मिट्टी में ही पेड़ पौधे विकसित होते हैं, उगते हैं। और ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब सभी लिविंग थिंग्स, मैंने आपको बताया सभी लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिक मटेरियल कहलाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, इंसान, एनिमल, सभी ये सब ऑर्गेनिक मटेरियल में आते हैं। मिनरल्स में आपके कोयला हो गया, नमक हो गया, लाइम स्टोन हो गया जिसको कि आप चूना पत्थर भी बोलते हैं आदि, ये सभी मिनरल्स हो गए। गोल्ड, एल्युमिनियम, सिल्वर, ये सभी, सोना, चांदी, ये सब आपके मिनरल्स हैं जो कि ज़मीन के अंदर से मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं खानों के माध्यम से। ज़मीन के अंदर खान खोदे जाते हैं गहराई तक, तो आपको मिनरल्स मिलते हैं। कुछ मिनरल्स समुद्र में भी मिलते हैं, बड़ी बड़ी नदियों में और समुद्र में भी मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे समुद्र से नमक प्राप्त किया जाता है, तो नमक एक मिनरल है जो कि समुद्र से प्राप्त किया जाता है। तो मिनरल्स बड़े बड़े नदियों या समुद्र या पृथ्वी के गर्भ मतलब पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें हम लोग ह्यूमस कहते हैं। जब मिनरल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। मिनरल्स आर बिट्स ऑफ रॉक्स, मिनरल्स जो होते हैं वो पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। एंड ऑर्गेनिक मटेरियल इज द रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स दैट हैव डाइड, मिनरल्स पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जैसे कोयला भी पत्थर का टुकड़ा ही होता है, तो वो भी मिनरल है, मैंने आपको बताया। एंड ऑर्गेनिक मटेरियल इज द रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स दैट हैव डाइड, मैंने आपको ये भी बता दिया कि ऑर्गेनिक मटेरियल सभी जीव जंतु होते हैं जो कि मर जाते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं। सैल इज नॉट सॉलिड एज रॉक, मिट्टी पत्थर की तरह कठोर नहीं होती, मिट्टी पत्थर से बहुत मुलायम होती है और भूरी होती है, जिसको कि आप छोटे छोटे कणों में बिखेर सकते हैं। पत्थर को आप छोटे छोटे कणों में बिखेर नहीं सकते, मिट्टी को आप थोड़ा सा ही बल लगा के छोटे छोटे कणों में बिखेर सकते हैं। इट हैव मेनी स्मॉल स्पेसेस कॉल्ड पोर्स, मिट्टी के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। स्पेसेस में छेद या जगहें, छोटी छोटी जगहें होती हैं, छेद होते हैं, जिन्हें कि हम लोग पोर्स कहते हैं। पोर्स मीन्स छेद या छिद्र। दैट होल्ड वाटर एंड एयर, उन छोटे छोटे खाली जगहों में, छेदों में जब आप मिट्टी के ऊपर पानी डालते हैं या बरसात होती है तो उन्हीं छेदों में जाकर वो पानी उन छेदों को भर लेता है, और उसमें आपका पानी का फॉर्मूला होता है H2O, जहाँ पे H हाइड्रोजन है, वो ऑक्सीजन है, तो पानी में ऑक्सीजन रहता है, तो मिट्टी में जब पानी हम लोग डालते हैं तो उसमें जाकर ऑक्सीजन भी मिल जाती है मिट्टी में, और पानी तो रहता ही है आपका। तो इस तरीके से उन खाली जगहों में ऑक्सीजन मतलब वायु और पानी दोनों भर जाते हैं, जो कि कृषि के लिए फायदेमंद होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। दे डिफर इन देयर कलर, टेक्सचर एंड कंपोजिशन, अलग अलग प्रकार की जो मिट्टियाँ होती हैं वो रंग में, अपने रंग में उनके रंग अलग होते हैं, उनके टेक्सचर मतलब वहाँ पर कैसे कृषि हो सकती है, वो कृषि के लायक भूमि है या नहीं है, मिट्टी कृषि के योग्य है या नहीं है, इसको टेक्सचर कहते हैं। टेक्सचर मीन्स होता है स्वाद या रंग रूप कैसा है उसका, उसके गुण कैसे हैं। कंपोजिशन मीन्स किन चीज़ों से मिलकर वो मिट्टी बनी हुई है। तो इस प्रकार इसके आधार पर मिट्टी कई प्रकार की होती हैं। Depending on the color, texture and composition, soil is mainly of three types. रंग, कलर मीन्स रंग, टेक्सचर मीन्स मैंने आपको बताया उसके गुण, और कंपोजिशन मतलब रचना किन चीज़ों से मिलकर बनी है। इन तीनों के आधार पर मिट्टी मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। मेनली ऑफ थ्री टाइप मीन्स मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। पहले टाइप की मिट्टी को हम लोग सैंडी सॉइल कहते हैं, सेकेंड टाइप की मिट्टी को हम लोग लोमी सॉइल कहते हैं, थर्ड टाइप आपका क्लेई सॉइल है। सैंडी सॉइल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सैंड ये बलुई मिट्टी होती है, इसको हम लोग रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। सैंड मीन्स बालू, तो सैंडी सॉइल मीन्स रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी, जो कि आपका अधिकतर रेगिस्तान में पाई जाती है। सेकेंड आपका है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल को हम लोग दोमट मिट्टी या दोमट कहते हैं, क्योंकि इसमें 40% आपका सैंड होता है, 40% आपका सिल्ट होता है, 40% सैंड, 40% सिल्ट, और बाकी का 20% आपका होता है क्ले।
ये होता है आपका लोमी सैल में। तो लोमी सैल में 40% और 20% का रेशियो होता है। 40% यहाँ पर लोमी सैल में 40% आपका होता है सैंड, 40% होता है सिल्ट, 20% होता है आपका क्ले। तो इन दोनों की मात्रा बहुत अधिक है, ये बहुत कम है, इसलिए इसको दोमट कहते हैं। दोमट में 2 प्रकार की मिट्टी यहाँ, तीसरे प्रकार की मिट्टी यहाँ बहुत कम है, इसलिए इसको हम लोग दोमट या दोमट मिट्टी कहते हैं हिंदी में। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। क्लेई सैल को हम लोग चिकनी मिट्टी भी कहते हैं। चिकनी मिट्टी मतलब जब आप पानी डालते हैं तो उसमें गांठ बन जाता है, जो बहुत चिकनी होती है, उसको हम लोग क्लेई सैल कहते हैं। इन सब के बारे में आगे हम लोग देखेंगे। सिल्ट, यहाँ पर मैंने आपको एक वर्ड सिल्ट बताया था। तो सिल्ट होता है, सिल्ट को हिंदी में हम लोग गाद कहते हैं। जब नदियाँ अपने साथ ढेर सारे गंदगी को लेकर आती हैं और एक जगह पर इकट्ठा करने लगती हैं, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग गाद कहते हैं, जिसको सिल्ट कहते हैं। सैंडी सैल मीन्स मैंने आपको बताया रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी। सैंडी सैल डज नॉट होल्ड मॉइस्चर। सैंडी सैल, बलुई मिट्टी में नमी, मॉइस्चर नहीं होती, मतलब मॉइस्चर बहुत कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। आपने रेगिस्तान को देखा होगा, उसके बालू के कण हमेशा टपटे रहते हैं, तो उसमें नमी बरकरार रह ही नहीं पाती। जितनी भी नमी रहती है वो सभी भाप बन के वायुमंडल में चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। इट नीड्स एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स टू मेक इट फर्टाइल। इस वजह से अगर आपको बलुई मिट्टी में कुछ उगाना होता है तो आपको उसमें थोड़ा, अगर बड़े क्षेत्र में बलुई मिट्टी है तो उसमें आपको फर्टिलाइजर्स में खाद का यूज करना पड़ता है मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। टू मेक इट फर्टाइल में उपजाऊ बनाने के लिए आपके घर पे भी बालू होगा, अगर वो ठंडे जगह जहाँ धूप नहीं आती वहाँ रखा हुआ है तो उसमें आप आसानी से पानी डालकर अच्छे से पेड़ पौधों को उगा सकते हैं। लेकिन धूप में अगर रेगिस्तान बहुत बड़ा है तो वहाँ पर आपको फर्टिलाइजर्स का यूज करना ही पड़ेगा, अगर आप उसमें ट्रीज प्लांट्स को ग्रो करना चाहते हैं तो। लोमी सॉइल को मैंने आपको बताया, हम लोग दोमट या दोमट मिट्टी कहते हैं। इसमें 40-20% का रेशियो होता है। लोमी सॉइल कैन होल्ड मॉइस्चर एंड इट इज़ आल्सो रिच इन न्यूट्रिएंट्स। लोमी सॉइल में मॉइस्चर रह सकता है, मतलब लोमी सॉइल में मॉइस्चर नमी पाई जाती है, और लोमी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व भरपूर मात्रा में रहते हैं, इसलिए लोमी सॉइल पेड़ पौधों के उगने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कहलाती है। इट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ। इसलिए लोमी सॉइल मिट्टी जो है, लोमी सॉइल मतलब वो सभी पेड़ पौधों के उगने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। लोमी सॉइल में मॉइस्चर रहता है जो पेड़ पौधों को नमी प्रदान करता है, और उसमें न्यूट्रिएंट्स रहते हैं मतलब पोषक तत्व जो पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए फायदेमंद रहते हैं। क्लेई सैल मैंने आपको बताया, क्लेई सैल मीन्स बारीक कणों वाली मिट्टी या चिकनी मिट्टी। क्लेई सैल फॉर्म्स हार्ड लम्प्स व्हेन गिवन वाटर। जब क्लेई सैल को आप मिट्टी डालते हैं तो वो छोटे छोटे गांठ के रूप में बन जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दिस सैल इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ये मिट्टी में पोषक तत्व रहते हैं, लेकिन बट इट कैन नॉट होल्ड प्लांट थ्रू देयर रूट्स फर्मली। इस मिट्टी में न्यूट्रिएंट पोषक तत्व रहते हैं, लेकिन ये मिट्टी पेड़ पौधों के जड़ों को बहुत मजबूती के साथ पकड़ के नहीं रख सकती है, क्योंकि मिट्टी खुद में ही गांठें बना लेती हैं मिट्टी के अलग अलग। अगर इसमें आप पेड़ पौधे लगाएंगे तो पेड़ पौधों के जड़ों के पास की मिट्टी के कण भी आपस में गांठें बना लेंगे और वे पेड़ के जड़ को उतनी मजबूती नहीं प्रदान कर पाएंगे। इस वजह से यहाँ पर पेड़ पौधे सीधे नहीं हो पाएंगे और हल्के से वायु के प्रभाव से ही गिर जाएंगे, इसलिए इस मिट्टी में पेड़ पौधे बहुत कम उगते हैं। इट डेवलप्स क्रैक्स इन हॉट वेदर। और गर्मी के दिनों में जब ग्रीष्म ऋतु आती है, समर सीजन में आपने देखा होगा कि कई जगह पे मिट्टियों में दरारें आ जाती हैं, तो वे मिट्टी क्लेई सैल को ही दिखाती हैं। अगर आप उसमें पानी डालेंगे तो वहाँ की मिट्टी के कुछ कण आपस में मिलकर गांठ बना लेते हैं। सैल फॉर्मेशन मीन्स मिट्टी का बनना, मिट्टी निर्माण, कैसे मिट्टी बनती है उसके बारे में। Sal is formed by the slow process of breaking down of rocks by natural forces such that of the sun, wind and water.
मिट्टी बहुत धीरे धीरे, मिट्टी के बनने की प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है। जब पत्थर, बड़े बड़े पत्थर प्राकृतिक बलों के द्वारा, जैसे कि सूर्य की रोशनी से, विंड वायु से और पानी जल से के प्रभाव से बड़े बड़े पत्थर टूटकर छोटे छोटे कणों में बिखर जाते हैं और हजारों लाखों वर्षों में वे मिट्टी के रूप में बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, जब धूप बहुत तेज रहती है तो पहाड़ फैलने लगते हैं। आपने देखा होगा कि लोहे की कोई भी चीज़ को जब आप गर्म करते हैं तो वो फैलने लगता है। इसी तरह जब आप पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है दिन के समय तो वो फैलने लगते हैं और रात के समय ठंडा होने पर वो सिकुड़ने लगते हैं। जैसे आपने फ्रिज में कोई भी चीज़ ठंडी पानी को रखा है ठंडा होने के लिए तो सिकुड़ कर एक सॉलिड शेप में बदल जाता है। वैसे ही पहाड़ भी दिन में सूर्य की रोशनी में बहुत ज़्यादा फैलते हैं और रात के ठंड भरे मौसम में वो सिकुड़ने लगते हैं। इसलिए फैलने सिकुड़ने से उनमें दरारें आती हैं और पत्थर टूटने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर लोहे की कोई, या आपने कोई भी लोहे की छड़ ली होगी, आप बार बार छड़ को ऐसे मोड़ रहे हैं बार बार, तो छड़ एक टाइम के बाद यहाँ से टूट जाती है। उसी प्रकार पत्थर भी, बड़े बड़े पहाड़ों से पत्थर भी टूटने लगते हैं। ऊपर के पत्थर उतनी मजबूती के साथ नहीं जुड़े होते हैं पहाड़ के साथ, इसलिए वे फैलते सिकुड़ते हैं और फिर टूटने लगते हैं और टूटकर वे फिर धीरे धीरे नदियों के प्रभाव से, घिसते घिसते वायु के प्रभाव से और सूर्य के रोशनी के प्रभाव से छोटे छोटे कणों में बिखर जाते हैं, जिससे कि हम लोगों की मिट्टी मृदा बनती है। इन पहाड़ों के खाली जगहों में बरसात के समय पानी भर जाता है, जो कि दिन के समय सूर्य की रोशनी से गर्म होता है। गर्म होने की वजह से ये पहाड़ फैलने लगते हैं। रात में ये पानी ठंडा होकर जम जाता है, क्योंकि पहाड़ों पर तापमान बहुत कम होता है, पहाड़ों की ऊंचाई बहुत कम होती है, ऊंचाई पर मौसम बहुत ठंडा होता है और बर्फ़ जम जाती है। तो इस वजह से ये पानी रात में जम जाता है। इस वजह से जमने से यहाँ के भागों पे बहुत प्रभाव पड़ता है, दबाव पड़ता है और सुबह बर्फ़ को फिर से पानी में बदल जाने से इन भागों पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और ये फैलते सिकुड़ते हैं और इनमें दरारें आती हैं और पानी दरार के अंदर जाकर पर्वत को और कमज़ोर करते हैं और इस वजह से पर्वतें टूटकर छोटे छोटे कणों में बिखर जाती हैं आगे जाके नदियों के प्रभाव से। और यह काम आपका 1-2 दिन में नहीं होता है, यह काम होने में आपको हजारों लाखों साल लग जाते हैं। इस तरीके से मिट्टी बनती है। The heat of the sun, the blowing of wind and the flow of water constantly wear away the rock surface and turn it into fine particles of salt. मैंने आपको ये सभी प्रोसेस बता दिया है ऊपर ही। This process of breaking down of rocks is known as weathering. और इस प्रकार पत्थरों के टूटकर मिट्टी में बदलने की क्रिया को हम लोग वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग को हिंदी में हम लोग अपक्षय कहते हैं। वेदरिंग को आप डिफाइन कर सकते हैं, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू सैल्ट इज नोन एज वेदरिंग, या ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय नेचुरल फोर्सेस इज नोन एज, या इज कॉल्ड एज वेदरिंग आप कह सकते हैं। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द रॉक्स टू टर्न इनटू सैल्ट। मैंने आपको ऊपर बता दिया कि हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं पत्थरों को मिट्टी में बदलने में। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सॉइल प्रोफाइल को देखने की कोशिश करेंगे और आगे के पार्ट को देखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज भी कर सकते हैं। आगे के पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।